हाय बच्चों, मैं आलोक सर। आज अध्याय 6 त्रिभुज का एक एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ज्यामिति से केवल आपके एग्जाम में 10 नंबर ऑब्जेक्टिव आता है, क्योंकि क्वेश्चन ऑफ नंबर अधिक है। पहले 5 आता था तो 10 नंबर ऑब्जेक्टिव आता है। यदि ये क्लास कोई हमारा पूरा देख लिया तो 10 नंबर पक्का है। यहाँ देखिएगा ज्यामिति में पहले त्रिभुज पढ़ना है। तो त्रिभुज में आप लोग समरूप और सर्वसमता दो टॉपिक इसमें, समरूप और सर्वसमता। समरूप का चिन्ह यह होता है, सर्वसमता का चिन्ह यह होता है। याद रखिए समरूप और सर्वसमता में क्या अंतर है। सबसे पहले सर्वसमता, समान आकृति यानी एक आकृति दूसरे आकृति को पूर्ण रूप से ढक ले उसे सर्वांगसम कहते हैं। एक आकृति दूसरे आकृति को पूर्ण रूप से ढक ले उसे क्या कहते हैं, सर्वांगसम कहते हैं। माने जब जैसे 5 रुपए का सिक्का और उसी सन का 5 रुपए का सिक्का, क्योंकि 5 रुपए का सिक्का सन वैसा थोड़ा अलग अलग हो सकता है, छोट बड़ा हो सकता है, लेकिन सेम सन का दो 5 रुपए का सिक्का क्या होगा, समरूप सर्वांगसम होगा। अब मानिए मैथ का एनसीईआरटी बुक और फिर एक और मैथ का एनसीईआरटी बुक, दोनों आकृति क्या होगा, सर्वांगसम होगा। जबकि समरूप कहता है आकृति भले बड़ा हो जाना बड़ा, बस उसका कोण बराबर हो और भुजा समानुपाती हो तो आकृति क्या होगा, समरूप होगा। लेकिन सर्वांगसम कहता है नहीं, कोण भी बराबर हो भुजा भी बराबर हो, यानी सब चीज बराबर हो, यानी एक आकृति दूसरी आकृति को पूर्ण रूप से ढक ले उसे सर्वांगसम कहते हैं। जबकि समरूप कहता है नहीं, ऐसा नहीं, सिर्फ कोण बराबर हो और आकृति समानुपाती हो तो वह सर्वांग। अब देखिए बच्चों, समरूप आकृति या सर्वांगसम आकृति में थोड़ा अंतर समझिएगा। यदि समरूप या सर्वांगसमता दोनों, समरूपता या सर्वांगसमता कब नियम लागू होता है, समरूप जब दो बहुभुज आकृति, यहाँ देखिएगा दो बहुभुज आकृति समरूप तब होगा जब यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा दूसरा नंबर कहता है तथा संगत भुजा समानुपाती। समानुपाती का मतलब एक ही अनुपात में, एक ही अनुपात में हो। जबकि सर्वांगसम आकृति यानी दो बहुभुज सर्वांगसम होगा, उसका भी दो नियम है। पहला कहता है यदि उनके संगत कोण बराबर हो। दूसरा नंबर कह रहा है तथा उनके संगत भुजा बराबर हो। समझ में आया कि नहीं। सर्वांगसम और समरूप में यही अंतर है। सर्वांगसम कहता है कि यदि संगत भुजा और संगत कोण दोनों बराबर है तब आकृति सर्वांगसम है। जबकि समरूप कहता है नहीं, संगत कोण बराबर हो लेकिन संगत भुजा समानुपाती हो तब आकृति क्या है, समरूप है। अब यहां देखिएगा, जैसे यह त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज पी क्यू आर। समझिएगा ए बी में कोण ए बराबर, ए संगत कोण बी यानी संगत कोण, यह कोण यह संगत है, यह इसके संगत है। कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर, यानी यह तीनों कोण आपस में क्या हो, बराबर हो तथा भुजा समानुपाती हो, यानी ए बी बट्टा पी क्यू बराबर ए सी बट्टा पी आर और बी सी बट्टा क्यू आर। आप समझे कि नहीं। यह कोण इसके संगत है, यह कोण इसके संगत है, कोण सी कोण आर के संगत है, और ए बी बट्टा पी क्यू, ए सी बट्टा पी आर, बी सी बट्टा क्यू आर सब बराबर है, तब जाके तब त्रिभुज होगा। अतः इसको संकेत में कर त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, यानी तीनों कोण और दोनों भुजा एक ही अनुपात में हो तब जाके आकृति क्या होगी, समरूप होगी। जबकि सर्वांशम में क्या होगा, भुजा भी बराबर हो तब जाकर सर्वांशम होगा।
स्पेशली मैट्रिक क्लास में आप लोगों को समरूप का पूरा पढ़ना है। सर्वांग आप 9th में पढ़ चुके हैं, सिर्फ एक कंसेप्ट बता दे रहे हैं ताकि आपका ऑब्जेक्टिव बन सके। अब चलते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे आता है। देखिए बच्चों, अब समरूप और सर्वांग में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। समरूप क्या है? एक कोण बराबर तथा भुजा क्या होता है? समानुपाती। जबकि सर्वांग क्या है? कोण और भुजा दोनों बराबर होता है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अब क्वेश्चन कैसे आता है। सबसे पहले यहां देखिएगा, वृत्त, वृत्त यानी वृत्त ऐसा नहीं होता है, वृत्त, वर्ग, समबाहु त्रिभुज, यह सभी आकृतियां समरूप होती है। यहां याद रखिएगा, वृत्त, वर्ग, समबाहु त्रिभुज, वृत्त, वर्ग, समबाहु त्रिभुज, वृत्त, वर्ग, समबाहु त्रिभुज, या जितना भी आकृति है समरूप होती है। बोलिएगा सर समरूप क्यों होती है? तो समरूप होने का कारण क्या है? सबसे पहले वर्ग देखिएगा, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। वृत्त, वृत्त का केंद्र का कोण 360 डिग्री होता है। उसके बाद है वृत्त। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है तथा प्रत्येक भुजा बराबर होता है आपस में। उसी तरह वर्ग का प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होता है। जब प्रत्येक कोण बराबर होगा, दोनों में से कोई प्रत्येक कोण बराबर होगा, तब फिर से भुजा समानुपाती होगा। यानी यह जितना भी आकृति 3 गो है, यह तीनों आकृति क्या होती है? समरूप होती है। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन आएगा, निम्न में कौन सी आकृति समरूप है? तो निम्न में कौन सी आकृति समरूप है? ऑप्शन में दे देगा बहुत। ऑप्शन ए दे दे, त्रिभुज, खाली त्रिभुज कर रहा है, समबाहु विसमबाहु नहीं लिख रहा है। ऑप्शन बी दे दे, समकोण त्रिभुज। ऑप्शन सी दे दे, समबाहु त्रिभुज। ऑप्शन डी दे दे, विषमबाहु त्रिभुज का चिन्ह यही लगा दी। तो आप कौन ऑप्शन मारिएगा? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्यों? क्योंकि इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। यानी समबाहु आकृति, यानी जब भी दो को समबाहु त्रिभुज होगा वो आपस में क्या होगा? समरूप होगा। जब भी दो को समबाहु त्रिभुज होगा आपस में क्या होगा? समरूप होगा। अब यहां देखिएगा, ये एक और इसमें दे दे, यहां वर्ग भी दे दे, वर्ग दे दे, तो क्या होगा? वर्ग भी और समबाहु त्रिभुज दोनों क्या होगा? समरूप होगा। यानी दो को वर्ग या दो समबाहु त्रिभुज आपस में क्या होगा? समरूप होगा। अब इसमें देखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे अधिक आता है ज्यामिति से। देखिए बच्चों, समरूप और सर्वांग का आप लोग कंसेप्ट समझ लिए। समरूप क्या होता है? भुजा बराबर, भुजा समानुपाती और कोण बराबर। सर्वांग क्या होता है? भुजा और कोण दोनों बराबर। यहां समझिएगा, यहां सभी वर्ग बराबर होते हैं। तो सभी वर्ग होते हैं क्या? सभी वर्ग बराबर भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कोई छोटा वर्ग है कोई बड़ा वर्ग। और सर्वांग भी नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर्वांग इसी शर्त पर होगा जब एक आकृति दूसरे आकृति को पूर्ण रूप से ढक ले। लेकिन समरूप हो सकता है क्योंकि सभी वर्ग, छोटा वर्ग हो या बड़ा वर्ग हो, प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री ही होता है। इसलिए यह सभी वर्ग क्या होते हैं? सर्वांग होते हैं। यानी सर्वांग पर आप घेरा लगाइएगा। दूसरा है सभी वृत्त होते हैं। तो छोटा वृत्त भी हो सकता है सभी वृत्त में, बड़ा वृत्त भी हो सकता है, बहुत बड़ा वृत्त भी हो सकता है। तो सर्वांग तो होगा नहीं करेगा, बराबर भी नहीं होगा। लेकिन प्रत्येक वृत्त छोटा हो या बड़ा हो, उसका कोण कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। इसलिए क्या होगा? सभी वृत्त समरूप होगा। तीसरा नंबर कह रहा है सभी डॉट डॉट त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कौन त्रिभुज है जो सभी समरूप होते हैं? तो त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और केवल त्रिभुज ऑप्शन आएगा। तो कौन होगा? समबाहु त्रिभुज। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री तथा प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होते हैं। इसलिए यहां आंसर क्या होगा? समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज तो ऑलरेडी है, तो ऑप्शन में आएगा ऑप्शन के अनुसार। यह क्वेश्चन समझ लीजिए, बिहार बोर्ड में इसमें से जरूर एक रहता है।
उसके बाद है प्रमेय 6.1 थेस प्रमेय। कंसेप्ट समझिएगा तभी आप बनेगा। थेस प्रमेय क्या करता है? थेस प्रमेय कहता है यदि एक त्रिभुज है उसके दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींचा जाए, दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींचा जाए तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। यानी यह त्रिभुज है, ध्यान समझिएगा, ए बी सी, यह रेखा डी और ई खींचा जा रहा है। तो इसमें कह रहा है कि यदि यह जो रेखा है तीसरी रेखा डी ई समांतर क्या है? बीसी है, यानी यह दोनों समांतर है। इसका मतलब यह क्या हुआ? दो भुजाओं को प्रतिच्छेद की है, दो भुजाओं को काटी है, एक ही अनुपात में काटी है। यह चूंकि है तो इसका इसलिए क्या हो जाएगा? थेस प्रमेय कहता है इसलिए हो जाएगा एडी बट्टा डीबी, एडी बट्टा डीबी, यानी यह और एई बट्टा ईसी। समझ में आया कि नहीं? यानी जब थेस प्रमेय कहता है यानी तीसरी भुजा खींचा जाए, यानी तीसरी भुजा का समांतर एक अन्य रेखा खींचा जाए जो तीसरी भुजा का समांतर है, तो अन्य दो भुजाओं को, जो दो भुजा को प्रतिच्छेद करेगी उसको एक ही अनुपात में क्या करेगी? विभाजित करेगी। यानी एडी बट्टा डीबी और एई बट्टा ईसी, एई बट्टा ईसी। यह क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट कहता है त्रिभुज, एक त्रिभुज यदि एबीसी जिसमें डी समांतर बीसी है तो अन्य भुजाओं का या अन्य अनुपात ज्ञात करे तो यह मान दे देगा, इसका मान दे देगा, इसका नहीं देगा, यहाँ एक्स दे देगा, कहेगा एक्स का मान ज्ञात करना है। तो डायरेक्ट यह सूत्र अपना ये समांतर है तो एडी बट्टा डीबी और एई बट्टा ईसी इस पर बना लीजिए। दूसरा क्वेश्चन कहता है थेस प्रमेय कहता है समांतर है तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करके। समझिएगा, थेस प्रमेय कहता है समांतर है यानी समांतर दिया है, इसका मतलब अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। जबकि थेस प्रमेय का विलोम कहता है एक ही अनुपात में विभाजित करती है, जो तीसरी रेखा है वो एक ही अनुपात में विभाजित करती है। इसका मतलब यह है जो रेखा खींचा गया है दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, यानी इसलिए यह क्या हो जाएगा? यह तीसरी रेखा का यानी त्रिभुज की तीसरी रेखा के समांतर होगी, यानी डीई समांतर बीसी होगी। दोनों में यह समझिए, दोनों उल्टा है। थेस प्रमेय में डीई समांतर बीसी दिया, यानी थेस प्रमेय ऑलरेडी कहता है समांतर है, समांतर है, उसके बाद कहता है कि यह एक ही अनुपात में विभाजित करेगी, अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। जबकि थेस प्रमेय के विलोम कहता है कि यदि यह एक ही अनुपात में विभाजित करती है, जो रेखा खींच रहे हैं वह एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा का क्या होगी? समांतर होगी। तीसरी भुजा का मतलब त्रिभुज के तीसरी भुजा यानी बीसी के समांतर होगी। दोनों कॉन्सेप्ट, इसमें समांतर दिया है तो अनुपात में होगा, इसमें अनुपात में दिया है तो समांतर होगा। कभी कहता है कि इसमें कौन त्रिभुज समांतर है, कौन त्रिभुज समांतर है, तो यह सूत्र अपनाएंगे। यदि इसमें निकालना हो, समांतर दिया है, इसमें ए का मान निकालना हो तो यह वाला सूत्र अपनाएंगे। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहां देखिएगा, आकृति में दिया है डीई समांतर बीसी, डीई समांतर बीसी, तो ईसी का मान ज्ञात करना है, यानी आकृति में यहां दिया है, यानी त्रिभुज एबीसी में क्या दिया है? डीई समांतर बीसी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो थेस प्रमेय कहता है, थेस प्रमेय कहता है यदि समांतर है, इसका मतलब फिक्स है, जो यह भुजवा है यानी डीई जो भुजा है वह क्या अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित किया हुआ। तो थेस प्रमेय से डायरेक्ट लिखिए, आपको भाषा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट माने को ही लिख लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। आप ज्यादा मत बनाए, मान लिख लीजिए, यानी इसका मतलब क्या होगा? एडी बट्टा डीबी, यानी उसको भी लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखिएगा 1.5 बट्टा 3 और 1 बट्टा ईसी ज्ञात करना है तो ईसी, यानी एई का मान 1 है ना, है एडी का मान 1.5 है और डीबी का मान 3 है तो डायरेक्ट मान लिखिए, और एई बट्टा ईसी होगा तो एई का मान 1 है तो डायरेक्ट एई लिखिए ताकि आसानी से बन जाए। अब यहाँ देखो वर्ग गुणन करेंगे ना, इसको इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे तो 3 एकम 3 ही हो जाएगा 1.5, या आप यहीं पर और आसान करना चाहते हैं तो इससे कटाइएगा, या दशमलव इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा ना। अरे दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव हटेगा तो नीचे 0 होगा, नीचे दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव तो ऊपर 0 होगा, लेकिन ऊपर दशमलव है तो नीचे होगा। तो यहाँ देखिएगा 15 एक अंक 15, 15 दूना 30, यानी इसका मतलब 1/2 हुआ। अब इसी एकम इसी एकम वर्ग गुणन करेंगे ना, इसी एकम इसी और 2 एकम 2, यानी इसका राइट आंसर 2 होगा। ऑप्शन में होगा 3, 1.5, 1.3, आपको इसके अनुसार बना दे देगा ऑप्शन। कितना बच्चा अंदाजे बनाएगा? अंदाजे बनाने का क्या बात है, डायरेक्ट मान बट्टा मान, इसका मान बट्टा
1.5/3 और 1/EC, डायरेक्ट बट्टा लिख लीजिए, या AD/DB AE/EC। तो लंबा प्रोसेस क्या करना है, डायरेक्ट मान लिखिए और बनाइए, क्योंकि बहुत कम समय है। 100 वो क्वेश्चन होता है जिसमें से चुनकर 50 को बनाना रहता है, और समय आपके पास 1 घंटा रहता है, पढ़ते में तो आधा समय निकल जाता है। तो बनाइएगा कम। इसी तरह एकदम शॉर्ट में, जितना शॉर्ट बनाइएगा उतना आपका फायदा होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ देखिए सेम उसी तरह क्वेश्चन है, आकृति में डी समांतर BC, डी समांतर BC, तो AD का मान ज्ञात करना है। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन, या भुजा इसके समांतर, इसका मतलब थेल्स पर में से, जब भुजा समांतर है तो थेल्स पर में से, यहाँ देखिए थेल्स पर में से क्या होगा, AD/DB। मान डायरेक्ट मान लिख कर भी बनाइएगा तो और आसान रहेगा, AE/EC। अब पूछिएगा क्यों, क्योंकि थेल्स पर में कहता है E/EC, थेल्स पर में कहता है यदि भुजा क्या हो, जब एक त्रिभुज तीसरी भुजा जो रेखा खींचा जाए वह तीसरी भुजा के समांतर हो, तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, तो अन्य बिंदुओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। इसका मतलब AD/DB बराबर ही होगा AE/EC के। थेल्स पर में से या लिखिए चाहे ना लिखिए, क्योंकि वो नहीं देख रहा है एग्जाम में आप लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, AD का मान कितना है, AD का मान, AD तो ही ज्ञात करना है। DB कितना है 7.2, और AC कितना है 1.8, और इसी यह कितना है 4 अब यहाँ दीजिएगा 5.4। अब इसको काटना आसान है, दशमलव है तो दशमलव के बाद इसमें के बाद भी एक अंक है, इसमें भी एक अंक है। अब आप खुद सोचिए, यहाँ इसका दशमलव जाएगा तो इधर 0, इसका दशमलव जाएगा तो ऊपर एगो 0, क्योंकि दशमलव 0 से 0 कट गया। आप डायरेक्ट कटा सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए डायरेक्ट 58 क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव के बाद दोनों में एक अंक है, तो डायरेक्ट कटा सकते हैं। दशमलव हटाकर दशमलव जाएगा तो नीचे एक 0, इसका दशमलव जाएगा तो ऊपर एक 0। अब 18 कम 18 54, यानी 1/3 हुआ ना, 1/3 को वर्गीकरण कर दीजिए। अब यह 3 होगा तो 3AD, और यह हो जाएगा 7.2 एकम 7.2, अरे तिरछी गुना होगा ना, वर्ग गुणन होगा। अब यहाँ देखिए, यानी AD बराबर क्या हो जाएगा 7.2/3। अब कटाइएगा, 3 दूना 6, 1 बचा ना, 1 यानी 12, 3 चौको 12, इसका मतलब 2.4 इज राइट आंसर। इसी तरह एक क्वेश्चन आप बनाते रहिएगा, बशर्ते आप हड़बड़ाइएगा नहीं, ट्रिकली बनाइएगा। अब यहाँ देखिए बच्चों, समरूपता के कुछ नियम है। सिर्फ त्रिभुज समरूप कब होते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। एक होता है ए समरूपता, कसौटी बोलते हैं, प्रमेय 6.3। एक होता है एस समरूपता, कसौटी, प्रमेय 6.4। एक उप प्रमेय होता है, यानी वो होता है ए और ए, इसे बोलते हैं क्या, उप प्रमेय। अब यहां ध्यान दीजिएगा। और एक होता है एस समरूपता। सबका मतलब ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ना, तो सबका कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। कभी आकृति दे देता है, कहता है यह किस समरूपता कसौटी से समरूप है, या किस समरूपता कसौटी से समरूप है। सबसे पहले यहां ध्यान दीजिएगा, ए समरूपता कसौटी। ए समरूपता कसौटी का मतलब यह हुआ कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप है, यानी जब दो त्रिभुज आपस में समरूप है, यदि उसके प्रत्येक कोण आपस में क्या हो, बराबर हो। यदि प्रत्येक कोण, यदि दो त्रिभुज के प्रत्येक कोण आपस में बराबर हो तो उसके प्रत्येक भुजा भी क्या होगा, समानुपाती होगा। इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। ए से समरूपता कहता है कि दो त्रिभुज के प्रत्येक भुजा समानुपाती हो। प्रत्येक भुजा समानुपाती हो अर्थात एक ही अनुपात में हो, तो उसके कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। ए समरूपता कहता है कि यदि दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो, दो संगत कोण आपस में बराबर हो, तो त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। और एस मतलब एस मतलब साइड एंगल साइड, यानी भुजा कोण भुजा, यानी जब दो त्रिभुज हो और उसके दो भुजा तथा उसके अंतर्गत के कोण बराबर हो, तो त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। इसका मतलब यह त्रिभुज है और यह त्रिभुज है, यह कोण ए बी सी, इसको लिख लीजिए पी क्यू आर लिख लीजिए। अब यहां देखिएगा, दो भुजा आपस में समानुपाती हो, ए बी बट्टा पी क्यू, और ये हो जाएगा ए सी बट्टा पी आर। और इसके अंतर्गत का कोण या नहीं,
यह बराबर नहीं, यह दोनों भुजा के अंतर्गत का कोण कौन है? कोण ए है। यदि यह रहता तो BC होता और QR होता, लेकिन AB बट्टा PQ और AC बट्टा PR, इसका मतलब इसके अंतर्गत का कोण A और P। कोण A बराबर कोण P, यह दोनों बराबर हो कोण और यह भुजा समानुपाती हो, तो त्रिभुज ABC समरूप का चित्र, समरूप का प्रतीक यही ना होता है। और त्रिभुज PQR, यानी त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR किससे? S समरूपता कसौटी से। इसी तरह आप A का मतलब तीनों कोण बराबर हो, तीनों कोण बराबर हो, तीनों संगत कोण बराबर हो। S का मतलब तीनों संगत भुजा आपस में समानुपाती हो। A का मतलब दो कोण बराबर हो और S का मतलब दो कोण और उसके अंतर्गत का भुजा, उसके दो भुजा और उसके अंतर्गत का कोण। कोण का भी समझ लिया, कोण का मतलब यह भुजा, यानी यह दोनों भुजा और यह दोनों भुजा आपस में क्या हो? समानुपाती हो, इसका दोनों भुजा, तो इसके अंतर्गत का कोण यह ना हुआ। यदि B कोण रहता तो नहीं होता। B कोण तब होगा जब यह दोनों भुजा और यह दोनों भुजा आपस में क्या हो? समानुपाती हो और यह कोण आपस में बराबर हो, तब इसके अंतर्गत का कोण होता। यह तीन गो समरूपता कसौटी होता है, इसको अच्छा समझ लीजिएगा, इस पर क्वेश्चन आएगा। अब अगला क्वेश्चन इस पर, इसके आधार पर हम क्वेश्चन बना रहे, तब आपको लगेगा। अब यहाँ देखिए आकृति दिया है, आकृति ABC, जिसका एक एंगल 60 डिग्री, 80 डिग्री और 40 डिग्री, इसका भी 60 डिग्री, 80 डिग्री और 40 डिग्री। किस, यह आकृति दिया है, किस समरूपता कसौटी से समरूप? आकृति ABC और आकृति PQR और PQR किस समरूपता कसौटी से समरूप है? तो आप इसको जानिएगा तब ना, कितना गोरा S लिख देगा। अब यहाँ देखिएगा, सबसे पहले यहाँ देखिएगा, कोण A कोण P के बराबर है, कोण B कोण Q के बराबर है, कोण C कोण R के बराबर है, यानी इसका प्रत्येक संगत कोण आपस में बराबर है। यानी जब किसी त्रिभुज का प्रत्येक संगत कोण आपस में बराबर है, यानी प्रत्येक संगत कोण बराबर है, तो किस समरूपता कसौटी से यह समरूप होगा? यानी A समरूपता कसौटी, यानी यह एंगल, यानी C इज राइट आंसर। इसी तरह आएगा S पर, इसी तरह आएगा A और A पर। आपको सिर्फ वो आकृति से बना लेना है और समझ लेना है कौन नियम लग रहा है, यानी किस समरूपता कसौटी का उपयोग करके इसको समरूप कर रहे हैं। जिस समरूपता कसौटी का उपयोग करके इसको समरूप कर रहे हैं, उसी से आपको उसी का चार्ट लगा देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहां देखिए बच्चों, अब यहां कह रहा है, मान लीजिए त्रिभुज ABC और DEF। सबसे पहले इसका परमेय 6.6 समझ लीजिए। परमेय 6.6 कहता है, इसको समझ लीजिएगा, यदि दो त्रिभुज समरूप है, यदि दो त्रिभुज समरूप है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी परमेय 6.6 कहता है त्रिभुज ABC, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, यानी यह त्रिभुज लिख लिए ABC, त्रिभुज DEF, यानी क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज समरूप है तो क्षेत्रफल का अनुपात, यानी दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात के संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी AB बट्टा DE का वर्ग AC बट्टा DF, यहां D है समझ लीजिए, AC बट्टा DF का वर्ग और BC बट्टा EF का वर्ग। यानी क्षेत्रफल बड़ा समरूप त्रिभुज है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। सेम इसी पर क्वेश्चन है। एक बार हम इसमें पिछले वाले वीडियो में हम बताए थे, यदि क्षेत्रफल दिया हो, भुजा निकालना हो तो रूट करते हैं, क्षेत्रफल दिया हो भुजा निकालना हो तो रूट करते हैं, भुजा दिया हो क्षेत्रफल निकालना हो तो वर्ग करते हैं। यानी क्षेत्रफल बड़ा हुआ तो बड़ा निकालना हो तो वर्ग करेंगे तब ना अधिक आएगा, और भुजा छोटा होगा, छोटा निकालना होगा रूट करेंगे तब ना छोटा आएगा या कम आएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस ट्रिक को समझिएगा। बड़ा निकाल, यहाँ देखिए बच्चों, मान लीजिए क्वेश्चन, अब इसी के आधार पर परमेय 6.6 के आधार पर ये क्वेश्चन है। मान लीजिए त्रिभुज ABC, त्रिभुज DEF और इनके क्षेत्रफल क्रमशः, यानी यह दोनों त्रिभुज समरूप है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 cm² और 121 cm²। यदि EF बराबर EF, यानी यह भुजा दिया है EF बराबर त्रिभुज एक ABC लिख लीजिए, एक DEF लिख लीजिए।
अब यहाँ लिखिएगा, तो EF बराबर EF यानी क्या दिया है 15 पॉइंट, कितना दिया है 4 दिया है हो, तो BC ज्ञात करना है, यानी BC ज्ञात करना है। आप लोग जानते हैं यदि दो त्रिभुज समरूप, पेपर में 6.6 कहता है, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF। इस DEF का मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ का मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बता त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, इनके संगत भुजा क्या है BC, तो यहां देखिएगा पहले DEF है, अब पहले DEF है, यहां ध्यान दीजिएगा ABC यानी BC ऊपर, पहले ABC है उसके बाद DEF है, यहां देखिएगा पहले ABC है, ABC ऊपर है, तो इसका BC भुजा और इसका EF दोनों क्या होगा एक ही अनुपात में होगा, यानी यह क्षेत्रफल के अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, यानी इसका यह वर्ग होगा। अब इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, ABC का क्षेत्रफल 64 और इसका 121, CM स्क्वायर दोनों में है, BC का BC, यदि 1 मीटर होगा 1 CM होगा तभी CM में चेंज करके बनाएंगे, या सब मीटर में चेंज करके बनाएंगे, लेकिन इसमें सब CM है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिएगा BC, EF का मान कितना है 15.4, अब यहाँ यह स्क्वायर है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं बाबू, अब जितना शॉर्ट में बनाइएगा तो रूट हो जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 64 का वर्गमूल 8 और 121 का 11, क्योंकि 8 का 64, 8 का वर्ग 64 और 11 का वर्ग 121, वर्गमूल क्या हो जाएगा 11, इसका 8 हो जाएगा। अब वर्ग गुणन कर लीजिए BC, अब 15.8, यहाँ 11 से गुना कीजिएगा ना तो ये हो जाएगा 11 BC, अरे वर्ग गुणन कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो ये इससे और इससे, यह हो जाएगा 15 गुने 8, 11 को नीचे ले आइए तो क्या हो जाएगा 15.4 गुने 8 बट्टा 11, क्योंकि 11 गुना है इधर आएगा तो भागा 11 से कटाइए, 15.4 को कट जाएगा, 11 कम 11 यह कटेगा तो 11 कम 11, 15 में से 11 गया 4 बचा, 11 चौको 44, यानी BC बराबर क्या हो जाएगा 1.4 गुने, क्योंकि 15 में से 11 गया था 4 बचा, 4 पर 4 उतरा तो 44 होगा ना, तो 11 चौको 44 से होगा, 8 से गुना कर लीजिए, 8 चौको 32 के 2 हाथ में 3, 8 कम 8 3 11, यानी 11.2 CM इज राइट आंसर। ऑप्शन में देगा बहुत आपको चकमा देने के लिए, लेकिन आप पूरा बनाकर जो कंसेप्ट आएगा, जो क्लियर आंसर आएगा उसके अनुसार बनाइएगा। इसी तरह एक एक क्वेश्चन देखिएगा, ज्यामिति का यदि पूरा ऑब्जेक्टिव कोई क्लियर कर लेता है तो 10 नंबर उसका पक्का है, 10 नंबर पक्का है। हमारा वीडियो पूरा देख लीजिए तो यह वीडियो 10 नंबर का होने वाला है। अब नेक्स्ट अगला वीडियो ज्यामिति का कुछ क्वेश्चन छूट गया है जिसका अगला वीडियो बना लेंगे। इसी के साथ हमारे YouTube चैनल से बने रहे। हम आपको लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, आप लोग थोड़ा आधा मिनट हमें दे दीजिएगा तो हम YouTube चैनल पर बने रहेंगे। हमारा कंसेप्ट और अधिक बच्चों के पास पहुंचेगा और आप कंटिन्यू इसी तरह पढ़ते रहिए। परीक्षा बहुत कम समय है बाबू, थोड़ा सा और आप लोग मेहनत कीजिए। चलिए, धन्यवाद।